Hello dear students, today is the sixth lecture of electrochemistry and today's lecture we are going to discuss a very important topic to the exam point of view. First topic is the variation of conductance with dilution, strong versus weak electrolyte. देखो conductance है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। डाइल्यूशन के साथ साथ वो कैसे वेरी करेगी और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क पड़ता है वो चीज़ समझनी है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब है कि 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आयंस हैं उन आयंस की जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है। अब अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा आयंस हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है डाइल्यूशन के साथ हमने बताना है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिंग द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्वेंट ऐड करते रहेंगे, जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम वाटर ही ऐड करते हैं, तो वाटर जब ऐड कर रहे हैं तो वो डाइल्यूट होता जाएगा। तो वाटर ऐड करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमने बताना है, ध्यान से समझेंगे। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं। ओके अगर मैं वहाँ पे डाइल्यूशन करना स्टार्ट करूँ, मतलब उसमें वाटर ऐड करता जाऊँ, सॉल्वेंट डालता जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी सॉल्यूशन की। क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी सॉल्यूशन की। और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि आयंस जो है उस पूरी वॉल्यूम के अंदर फैलने की कोशिश करेंगे। पहले कंजस्टेड एरिया में थे आयंस, अब पूरे वॉल्यूम में फैल रहे हैं आयंस, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, क्योंकि हमने डाइल्यूशन कर दिया है। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आयंस जो हैं पूरे में फैल जाएंगे। उसकी वजह से 1 यूनिट वॉल्यूम में पहले मान लो कि आपके पास 10 आयन थे 1 यूनिट वॉल्यूम में। अब क्योंकि वहाँ से आयन मूव करके जो है पूरे के अंदर फैल रहे हैं, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में अब आयन कम हो जाएंगे। मान लो वो 8 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है कितने हो रहे हैं। लेकिन 1 यूनिट वॉल्यूम में आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास पहले क्लास के अंदर 5 बेंच हैं, ठीक है, और 5 बेंच पे हमने 15 बच्चे बैठा रखे हैं। और तो 15 बच्चे किस तरीके से हमने एवरेजली बैठाए होंगे कि एक बेंच पे जो हमने 3-3 बच्चे बैठा दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है 15 बेंच आ गए हैं पूरी क्लास में और बच्चे भी कितने हैं, 15 ही हैं, तो हो सकता है अब हर एक बेंच पे एक एक बच्चा बैठा हो सकता है किसी बेंच पे 2 बच्चे बैठे हों, ठीक है। मतलब अब कोई कंजस्टेड बैठना पसंद नहीं करेगा कि हर एक बेंच पे 3-3 ही बैठेंगे, कोई कंपल्सन नहीं रहेगी अब ऐसी, क्योंकि वहाँ पे बेंच बढ़ गए हैं। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाती है तो उससे 1 यूनिट वॉल्यूम, जैसे एक बेंच पे 3 बच्चे बैठने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो गई है अब, ठीक है। तो उसी प्रकार से 1 यूनिट वॉल्यूम में आयंस भी क्या हो चुके हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं जब टोटल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएंगे उसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में एक ही बात रहेगी। क्लियर। उसके बाद समझते हैं इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस क्या होंगी। इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस जो है दोनों की दोनों क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी विद डाइल्यूशन एंड रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेंगी। देखो इसको हम कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो आप लोगों को मैंने बताया था मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 और डिवाइड बाय मोलैरिटी, ठीक है। और दूसरा बताया था मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। क्लियर है। अब देखो अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ाया है, मतलब वॉल्यूम बढ़ी है, वॉल्यूम बढ़ने से आपकी मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी क्या होंगी, डिक्रीज़। मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी क्या होते हैं, डिक्रीज़। वॉल्यूम बढ़ने से ऐसा कहाँ सीखते हैं हम, जो सेकंड यूनिट पढ़ के आते हैं सॉल्यूशन उसमें सीख के आए हैं कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का वॉल्यूम क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी डिक्रीज़ करेंगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगी तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इंक्रीज़। मतलब इन्वर्सली रिलेशन होता है वॉल्यूम और मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी का। तो अब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी डिक्रीज़ होंगी, और ये डिक्रीज़ होने से आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी के। तो ये आपको
समझ में आ गया। तो अगर हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया हमने, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया है, तो मतलब उस टाइम पर मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी क्या हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या हो जाएंगी, एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएंगी, मैक्सिमम वैल्यू जो है रीच हो जाएगी वहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस हैं वो दोनों की दोनों इंक्रीज़ करते हैं डाइल्यूशन के साथ और एक मैक्सिमम वैल्यू पहुँच जाती है वहाँ पर। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है बढ़ जाते हैं उसकी वजह से, और मूवमेंट भी आयंस की बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा फोकस किस चीज़ पे करना है, इस ग्राफ की तरफ करेंगे। इस ग्राफ में आपको क्या दिखाया गया है, इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम दिखाया गया है और एक्स एक्सिस पर आपको जो है कंसंट्रेशन दिखाई गई है। ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर 1/2 है, मतलब √c दिखाया गया है। अब अगर कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब डाइल्यूशन ज़्यादा है, और कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डाइल्यूशन कम है। तो जैसे जैसे हम आप लोगों को मैं साथ साथ में समझाता हूँ, देखें ध्यान से। देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ यहाँ की, तो इस टाइम पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब डाइल्यूशन बहुत कम है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 है, तो मतलब डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। डाइल्यूशन क्या होगा इस पॉइंट पे, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे दो कर्व दिखाए गए हैं, एक आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है और एक यहाँ पे स्टीप कर्व दिखाया गया है, बिल्कुल गहरा सा कर्व। जो ये स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लाइक KCl हो सकता है। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये जो आपको ये स्टीप कर्व दिखाई गई है, क्या दिखाई गई है यहाँ पे, एक स्टीप कर्व दिखाई गई है कुछ इस प्रकार से। ये जो कर्व है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड हो सकता है, CH3COOH। ठीक है जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कर्व। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम वो चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हमने देख लिया कि दो कर्व हैं यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप चाहे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाने से मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ने से आयंस की मूवमेंट हल्की फुल्की बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन, चाहे कंसंट्रेशन कम हो या ज़्यादा। अगर वो ऑलरेडी कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गए हैं तो वहाँ पे आयंस जितने बनने थे बन चुके हैं, बस थोड़ा बहुत मूवमेंट में फ़र्क आ जाता है उनका, वॉल्यूम बढ़ने से, डाइल्यूशन बढ़ने से। तो उसकी वजह से क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही रहता है लगभग वहाँ पे। क्लियर, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कहने का मतलब। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूशन करते हैं, तब जा कर के आयंस में डिसोशिएट होगा, मतलब आयनाइजेशन होगी और तभी उनकी मूवमेंट होगी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयनाइजेशन बढ़ती है और उसकी वजह से एकदम कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर, यहाँ पे पहले क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे आयनाइजेशन भी कम होगी, उसकी वजह से उसकी कंडक्टेंस भी क्या है, मोलर कंडक्टेंस बहुत ही कम है। जैसे जैसे आप जो है 0 की तरफ पहुँच रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन जीरो मतलब डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो उस टाइम पर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने से आयनाइजेशन बढ़ जाएगा और एकदम से जो है ग्राफ आपका इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर जैसे 0 का अप्रोच कर रहे हैं, ग्राफ एकदम से जो है स्ट्रेटली एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, देखो ये इतनी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू, और यहाँ पर लगभग इतना ही है, तो एकदम से बढ़ रहा है वो, ये चीज़ आपने समझनी है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होगा, क्योंकि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, ठीक है जी। अब कुछ और बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, वो समझने की कोशिश करें। देखो, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मान लो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ 0 कंसंट्रेशन पे मोलर, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे क्या दिखाया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस, कि 0 कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस बताओ कितनी आई है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कितनी मोलर कंडक्टेंस है ये वो निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो अगर हम पीछे एक्स्ट्रा फ्लोटेशन कर देते हैं ना, इधर ऐसे मिला दें इसको पीछे स्केल के साथ, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो मुझे क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैं उसको लिख सकता हूँ लैम्डा एम
इनफाइनाइट, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें क्या हैं, ये एक ही है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दो या फिर मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। इसको कहा जाता है जी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है जी, नोट करें इसको। मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, मैं साफ कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, आप इनको समझ लेंगे। ठीक है जी, आप ध्यान से समझ लें थोड़ा सा। ठीक है जी, अब देखो देखो, ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने एक्स्ट्रा प्लॉट किया, तो वहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकल सकती है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके का ग्राफ आ रहा है तो अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, तो वो अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये कहीं भी जो है वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो वहाँ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ से निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा प्लॉट करके, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे नहीं निकाल सकते। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालेंगे किससे, वो 1-2 मिनट के बाद बताऊंगा। उससे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जो एक ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसके लिए कोई ना कोई इक्वेशन होगी, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन मिलेगी। मैथमेटिक्स में कैसे रिलेशन मिलता है हमें स्ट्रेट लाइन का? मैथमेटिक्स में हमें मिलता है y = mx + c, इस प्रकार का एक इक्वेशन मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। y क्या है कि y कोऑर्डिनेट क्या है, y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है उनकी बात करते हैं। m क्या है, यहाँ पे m स्लोप होता है, और x क्या है, x एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट है, और c क्या है, c होता है जी y इंटरसेप्ट की जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई है, जब हमने मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन √c का जो ग्राफ बनाया था उसके बीच में, तो वहाँ पर डीबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन से हम बताते हैं इसको। किससे बताते हैं? डीबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन। डीबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन क्या कहती है कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन c = किसके इक्वल आता है ये? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a√c, a√c ये आता है भाई। अब यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस ये y एक्सिस है, ठीक है जी, ये y इंटरसेप्ट है, और -a यहाँ पर स्लोप है, और √c x एक्सिस पे बनाया गया है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन c है, ये वाला, ये क्या है, y एक्सिस है। ये जो आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताया है, ये क्या है, y इंटरसेप्ट है c, ये बड़ा y इंटरसेप्ट है ये, और -a जो है यहाँ पे स्लोप है, जो m है ये क्या है, स्लोप है, m क्या है यहाँ पे, स्लोप है -a। ये a की वैल्यू अलग अलग मिलेगी आपको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और √c यहाँ पे कंसंट्रेशन x एक्सिस पे जो बनाई थी। ये पूरा डीबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन के लिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पूरी कहानी है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई आपसे पूछे कि देखो हमने बात मान ली है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ से क्या बना सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते, तो कहाँ से निकालेंगे? ये क्वेश्चन अराइज होता है। उसके लिए हमारे पास एक लॉ होता है और जिसका नाम है कोलरूश लॉ। क्या नाम है उसका? कोलरूश लॉ। तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम, कोलरूश लॉ। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। ओके, अब हम कोलरूश लॉ की तरफ बढ़ते हैं। कोलरूश लॉ क्या कहता है? देखो कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस। उसके इंडिविजुअल आयन से उसके जो कंट्रीब्यूशन होगा अलग अलग आयंस का, उनका सम जो है आपको टोटल क्या देगा? मोलर कंडक्टेंस देगा। क्या देगा? टोटल
मोलर कंडक्टेंस देगा। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है जी। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट का टाइम देंगे। वेट, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो मुझे क्या देगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दो आयंस मिल रहे हैं मुझे। तो अगर मुझे AgCl की क्या निकालनी पड़े, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी पड़े, किसकी, AgCl की, तो वो किसके इक्वल आएगी, Ag पॉजिटिव की लिमिटिंग। Ag पॉजिटिव कितने बने हैं, एक बना है, तो 1 मल्टीप्लाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस इसकी, प्लस में Cl नेगेटिव कितने बने हैं, एक, मल्टीप्लाई इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या निकल गया, टोटल मोलर कंडक्टेंस। यही कोलरूश लॉ कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगी वो उसके इंडिविजुअल आयंस के कंट्रीब्यूशन का सम होगा। तो अलग अलग आयंस Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहे हैं, जितने जितने बन रहे हैं उनका टोटल कंट्रीब्यूशन का सम होगा, जोड़ होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं अब हम। मान लो मैंने क्या करा है, AlCl3 लिया है, क्या लिया है, AlCl3। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, यही देगा। बैलेंसिंग हो गया, 3 क्लोरीन इधर है, 3 इधर है, बैलेंस हो गया। तो अगर मुझे निकालना पड़े लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसके लिए, AlCl3 के लिए, तो वो किसके बराबर आएगा, एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है, मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 पॉजिटिव, ठीक है जी, प्लस ये क्लोरीन के कितने आयन हैं, 3, तो क्लोराइड आयन 3 है, और लिमिटिंग मोलर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। इस तरीके से AlCl3 की क्या निकल गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यही कोलरूश लॉ कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगी वो उसके आयंस के कंट्रीब्यूशन के सम के इक्वल होगी, ओके। कोई और एग्जांपल, मान लो हम लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। तो ये किस तरीके से डिसोशिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है जी। तो इसमें अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस MgOH ट्वाइस की निकालनी पड़े तो ये किसके बराबर आएगी, एक Mg2 पॉजिटिव आयन है, मल्टीप्लाई में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में 2 OH नेगेटिव है, मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव है। इस तरीके से एक और एग्जांपल आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। हम मान लो हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं Al2SO4 थराइस। अगर ये डिसोशिएट होगा तो क्या देगा हमें, 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी पड़े Al2SO4 थराइस के लिए तो ये किसके बराबर आएगा, 2 एल्यूमिनियम के आयन है, 2 मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 पॉजिटिव, प्लस में 3 सल्फेट के आयन है, मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। इस तरीके से आई होप अब आपको ये समझ हो गया। लेकिन अगर हम जनरल फार्मूला बना लें, मान लो मेरे पास है कोई इलेक्ट्रोलाइट AXBY, तो ये मुझे डिसोशिएट होकर के क्या देगा, XAY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक, इसको ठीक करते हुए यहाँ पे XAY Y पॉजिटिव, ठीक है जी, ये है क्लियर है भाई, ये Y पॉजिटिव इस तरीके से। तो अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी पड़ेगी इसके लिए AXBY के लिए, तो ये किसके बराबर आएगी, X मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ AY पॉजिटिव प्लस में Y मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसकी है, BX नेगेटिव।
इस तरीके से निकालना है। क्लियर है, ये जनरल फॉर्मूला बता दिया है। तो ये हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, समझ ली है किसकी, कोलब्रुक लॉ की। कोलब्रुक लॉ की स्टेटमेंट हम सीख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी एप्लीकेशन कोलब्रुक लॉ की। कोलब्रुक लॉ की जो एप्लीकेशन है, सबसे पहली एप्लीकेशन आती है टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए काम आता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वीक के लिए नहीं निकाल सकते। तो वीक के लिए अगर हमने निकालनी है तो हम यहाँ से इसका कोलब्रुक लॉ का यूज़ कर सकते हैं, सेम तरीके से निकलेगी जैसे अभी समझाया है। उसके बाद टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा से हम दिखाते हैं कि कितना एक्सटेंट है किसी इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइज होने का। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो उनके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लगभग 100% होता है। हम कह सकते हैं कम्प्लीटली 1 बोल दो या 100% बोल सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% नहीं होता है, तो उनके लिए हमें किस तरीके से निकालना होता है वो चीज़ समझनी है। उनके लिए कैसे निकाल सकते हैं हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी हमें गिवन होगा, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम जो है कोलब्रुक लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ से अल्फा निकलेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो एप्लीकेशन है हमारे पास टू डिटरमाइन द आयनाइजेशन कांस्टेंट। अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, अभी हमने क्या निकाला था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो वो किस तरीके से निकालेंगे, मतलब कोई इक्विलिब्रियम अगर अराइज हो रहा है तो उस इक्विलिब्रियम में आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम अगर अराइज हुआ है तो वहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालना है वो चीज़ हमने समझनी है। तो देखो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको भी हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओके, अभी आपको एक एग्जांपल करवाया था मैंने, कौन सा एग्जांपल था कि AX BY, अगर ये इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम में डिसोशिएट होगा तो हमें क्या देगा, XAY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव ये देगा। ओके, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट को जब टाइम 0 है तो उस टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली है कितनी है, C। तो उस टाइम पे ये तो डिसोशिएट हुआ ही नहीं, जब इनिशियल है तो ये 0 कंसंट्रेशन है। ओके, लेकिन एट एनी टाइम T जब इक्विलिब्रियम अराइज हुआ है तो उस टाइम पर जो डिसोशिएशन है वो अल्फ़ा हो चुका है, मतलब ये भी कितना बन गया अल्फ़ा, मतलब ये भी कितना बन गया अल्फ़ा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमने कितना मान लिया, अल्फ़ा। तो उस टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, देखो C पहले थी और C का कितना पार्ट डिसोशिएट हो चुका है, अल्फ़ा, तो C माइनस C अल्फ़ा बचा है। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे ये कितना बचा है, C माइनस C अल्फ़ा, और ये कितना है अल्फ़ा, अल्फ़ा बन गया है। ओके, ये समझ में आ गया। अगर हमें निकालना है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी एक बार मैं इरेजर का यूज़ कर लूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर समझा देता हूँ आपको, ठीक है जी। हाँ जी, देखो अगर अब मुझे निकालना है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट KA बोल सकते हो आप। अगर ये निकालना है वो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट 2 बने थे, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या बना आपका, C माइनस C अल्फ़ा बना। एक चीज़ और ध्यान करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक को दूर करते हुए, ये जो हमने बनाया है ये अल्फ़ा पार्ट तो बना है, लेकिन किसका अल्फ़ा, C का अल्फ़ा बना है ना। तो यहाँ पे जस्ट मिनट भाई, C का अल्फ़ा बना है तो यहाँ पे C अल्फ़ा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। जब हमने यहाँ से C अल्फ़ा माइनस किया है तो यहाँ पे बनेगा भी कितना C अल्फ़ा, तो ये लिखा जाएगा C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फ़ा इसकी है और C अल्फ़ा इसकी है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट में कितना बचा है, C माइनस C अल्फ़ा बचा है। ये ऊपर क्या बन जाएगा, C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा भाई, ये बनेगा C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फ़ा बनेगा। इस C से ये कटा, तो यहाँ से एक मिनट इरेजर यूज़ कर लूँ, तो ये कितना बचेगा वो लिख लेते हैं हम, हाँ जी, ये बचेगा हमारे पास कि KA डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ गया है, C कट चुका है 1, और ये बचा है C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब सिर्फ और सिर्फ देखो, अभी तक हमने देखा कोलब्रुक लॉ का कोई काम ही नहीं हुआ इसमें। अब कोलब्रुक लॉ की एप्लीकेशन कहाँ काम आएगी, KA निकालने में, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने में, अल्फ़ा में काम आएगी। अब अल्फ़ा हम सीख चुके हैं पहले, डिसोसिएशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकालते हैं हम, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन
सी डिवाइड बाय यहाँ पे हम क्या है मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट, ये चीज़ हम पीछे सीख चुके हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। इससे इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी निकाल सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये भी एक एप्लीकेशन है किसकी, कोलब्रुक लॉ की। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद लास्ट एप्लीकेशन कोलब्रुक लॉ की आती है, इसमें स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की क्या निकालने के लिए, सोल्यूबिलिटी अगर हमने निकालनी है। अब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या होते हैं, देखो सॉल्ट्स सच एज सिल्वर क्लोराइड AgCl, बेरियम सल्फेट BaSO4, लेड सल्फेट PbSO4 एटसेट्रा विच डिजोल्व टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर आर कोल्ड स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जो वाटर में बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक डिजोल्व होते हैं, उनको कहा जाता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। एग्जाम्पल बताए, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट एटसेट्रा। एज दे डिजोल्व वेरी लिटल, बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं। इवन ए सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट कैन बी अज्यूम टू बी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हमने सेचुरेटेड सोल्यूशन भी बनाना है, हल्का सा थोड़ा सा सेचुरेटेड सोल्यूशन भी बनाना है, तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन की जरूरत पड़ती है, मतलब वाटर बहुत ही ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। Then the molar conductivity of a sparingly soluble salt at infinite dilution can be obtained from the relationship। तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी हम जो है नीचे जो फॉर्मूला दे रखा है वहाँ से निकाल सकते हैं। पहली बात तो समझिए सोल्यूबिलिटी क्या होता है। सोल्यूबिलिटी होता है क्या, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन आप मैक्सिमम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, तो वो उसकी सोल्यूबिलिटी ही निकलेगी। अब हमें पता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखा रखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के लिए। हमने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा देना है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, ये लगा देना है। यहाँ पे सिर्फ इन्फाइनाइट डाइल्यूशन यूज़ किया गया है, मतलब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m इन्फाइनाइट यूज़ किया, बाकी सब फॉर्मूला सेम है, K स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। यहाँ पे जो मोलैरिटी अब वही सोल्यूबिलिटी का काम करें, क्योंकि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम मोलैरिटी। तो इन्फाइनाइट डाइल्यूशन किया है, वहाँ पर जो है मोलैरिटी सोल्यूबिलिटी का काम करेगी। तो नीचे हमने लिख करके दिखा दिया मोलैरिटी की जगह पर सोल्यूबिलिटी। ओके, तो सोल्यूबिलिटी को आप इधर ले जाओ और मोलैरिटी को आप जो मोलर कंडक्टेंस है इसको नीचे ले आओ, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, सोल्यूबिलिटी। अब इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा जो K है वो भी हमें गिवन होगा, 1000 हमारे पास है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कोलब्रुक लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कोलब्रुक लॉ अभी पढ़ के हटे हम, तो वहाँ से निकल सकता है। तो ये सारे क्या है, कोलब्रुक लॉ और उसकी एप्लीकेशन। आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।